हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआर लीगल एज। हमने यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस करना शुरू किया था। पिछले वीडियो पे हमने चैप्टर 1 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर दिया था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर सेकंड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड से डील करता है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे इसमें। और जो हमारा पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था सीआरपीसी, बहुत छोटी छोटी चेंजेस हुई हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कौन सा नया प्रोविज़न आया है, जो पहले कैसा था अब कैसा है, वो भी कोशिश करेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को किसी तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि पहले ये था अब ये था। बड़ी लेमैन लैंग्वेज में हम कोशिश करेंगे कि आप तक हम अपनी बात को पहुंचा सकें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर सेकंड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल कोड्स, इसमें सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 20 तक ये चैप्टर है। पहले सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 25 तक था जो हमारा सीआरपीसी में था, लेकिन बीएनएसएस में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 20 तक ये डील करता है। तो डिस्कस करते हैं। सेक्शन 6 कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, जो कहता है कि हाई कोर्ट के अलावा और या फिर किसी दूसरे लॉ के अंडर अगर कोई कोड क्रिएट हुई है, उसके भी अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास क्रिमिनल कोड्स में कौन कौन सी कोर्ट्स आती हैं। तो हाई कोर्ट के अलावा हमारे पास सेशन कोर्ट आती है, जो एक सेशन जज जहाँ पर बैठता है, जो डिस्ट्रिक्ट में होती है। और उससे अगर हम उसके अलावा देखें तो हमारे पास जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स आते हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और फिर उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आते हैं, जैसे तहसीलदार हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस ये आई हैं कि पहले यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के बारे में भी बताया गया था, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में था, लेकिन बीएनएसएस में उन्हें हटा दिया गया है। और जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स थे उनको भी फर्दर क्लासीफाई किया था सीआरपीसी में, यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ही डील किया है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी सेक्शन है सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन्स। तो इसमें सबसेक्शन 1 कहती है कि एक स्टेट के अंदर एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है डिवीजन्स में। और जैसे हमारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को हम डिवीजन्स भी कह सकते हैं कि वो उनको डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है इस संहिता के पर्पज़ पे। यानी कि ये जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके पर्पज़ में हम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें डिवीजन्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। और हम देखेंगे सबसेक्शन 2 कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है एक स्टेट की, वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके जो डिवीजन्स हैं उनकी बाउंड्रीज को वो अल्टर कर सकती है, या उसकी बाउंड्रीज को लिमिट कर सकती है कि ये डिवीज़न यहाँ से यहाँ तक है। यानी जैसे आप देखेंगे कि जम्मू है, जम्मू की डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ तक है, यहाँ से अखनूर तक है या वहाँ से सांबा तक है, इस तरह से। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकती है, थोड़ा बढ़ा भी सकती है, उसको कम भी कर सकती है। तो इस तरह से सबसेक्शन 3 कहती है कि जो भी सेशन डिवीज़न होगी या जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारी, जो कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई सेशन डिवीज़न है या कोई सब डिस्ट्रिक्ट है, यानी डिस्ट्रिक्ट को भी क्लासीफाई अगर किया गया है सब डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट में, और इस संहिता के यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कमेंस होने से पहले के पहले जो जो भी डिस्ट्रिक्ट बनी है, जो जो भी डिवीज़न्स बनी हैं, तो वो ये माना जाएगा कि वो जो इस पर्टिकुलर सेक्शन यानी सेक्शन 7 के अंदर वो फॉर्म हुई हैं, यानी सेक्शन 7 ऑफ बीएनएसएस के अंदर मानी जाएंगी कि ये जो भी डिवीज़न्स थी ये इसके तहत ये डिवाइड की गई हैं या ये डिवीज़न्स बनाई गई हैं। ये थी हमारी सेक्शन 7। देन सेक्शन 8 जो कि बताती है कोर्ट ऑफ सेशन, कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या है। तो सबसेक्शन 1 कहती है कि एक स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी एक कोर्ट को, जो एक सेशन कोर्ट बनाएगी।
जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट में या एक डिवीज़न में या एक सेशन डिवीज़न जो हमने डिस्कस किया उसमें वो एक कोर्ट होती है। वो चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ी क्रिमिनल कोर्ट होती है वो सेशन कोर्ट होती है और वो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। सबसेक्शन 2 कहती है कि वो जो कोर्ट होगी सेशन कोर्ट, उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा यानी जो सेशन जज होगा वो कौन अपॉइंट करेगी, वो हमारी हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। सबसेक्शन 3 कहती है कि हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जजेस को भी अपॉइंट करेगी, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक से ज़्यादा कोर्ट्स भी बना सकती है, मगर उनमें एक सेशन जज होगा और बाकियों में एडिशनल सेशन जजेस होंगे। और सबसेक्शन 4 कहती है कि जो सेशन जज होगा किसी एक डिवीज़न का, वो किसी दूसरी डिवीज़न में एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है या वहाँ का भी सेशन जज हो सकता है। और उस केस में जो वहाँ की जो केसेस होंगे उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, यानी जो यहाँ का सेशन जज है वो अगर किसी दूसरी जगह का एडिशनल सेशन जज या सेशन जज अपॉइंट होता है तो उसमें वो कहाँ अपनी प्लेस ऑफ सिटिंग करेगा, वो जैसे हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगी वो उसी हिसाब से होगा। देन सबसेक्शन 5 है इसमें कि जब भी कभी जो सेशन जज का ऑफिस होगा वो वैकेंट हो जाता है, यानी मान लो वो बीमार है या वो छुट्टी पर है, तो उस केस में अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है तो उसके लिए अरेंजमेंट्स कौन करेगा, वो हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगी कि उसकी एब्सेंस में यानी सेशन जज की एब्सेंस में वो जो अर्जेंट एप्लीकेशन है उसको कौन डिस्पोज ऑफ करेगा, यानी वो किसी एडिशनल सेशन जज के द्वारा डिस्पोज ऑफ की जाएगी। और अगर एडिशनल सेशन जज नहीं है तो हाई कोर्ट किसी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी कह सकती है कि वो उसको डिस्पोज ऑफ करे। और उस सिचुएशन में वो जो एडिशनल सेशन जज होगा या जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, ये उसके पास वो सारी जुरिस्डिक्शन आ जाएगी जो उस सेशन जज की पास थी। देन हमारा सबसेक्शन 6 है इसमें कि सेशन कोर्ट ऑर्डिनरली कहाँ बैठता है, जहाँ पर हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है कि एक सेशन जज है उसकी प्लेस ऑफ सिटिंग ये होगी, यहाँ पर उसका कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, वो वहीं पर अपनी कार्रवाई करेगा या अपनी हियरिंग्स वगैरह जो भी होगा वो वहीं केसेस डिस्पोज ऑफ करेगा। लेकिन अब सेशन जज के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे, अगर उसके ओपिनियन में ऐसा है कि किसी पार्टी के कन्वीनियंस के लिए या किसी विटनेसेस की कन्वीनियंस के लिए या दोनों पार्टीज़ की कन्वीनियंस के लिए वो अगर चाहे कि उसकी जो हियरिंग है वो किसी दूसरी जगह पे होनी चाहिए, तो वो एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन दोनों की कंसेंट लेकर के उस पर्टिकुलर जगह पर बैठ करके अपनी जो हियरिंग है वो कर सकता है, वो अपने उस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। देन हमारा सबसेक्शन 7 आता है कि सेशन जज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस अमंग दी अदर्स एडिशनल सेशन जजेस, मतलब कि जो किसी एक डिवीज़न में जितने एक सेशन जज था और बहुत से एडिशनल सेशन जजेस को अपॉइंट किया गया, अब वो जो एडिशनल सेशन जजेस हैं उनको काम कौन देगा, जैसे सेशन जज के लिए काम हाई कोर्ट डायरेक्ट कर रही थी, तो अब सेशन जज उनका बिजनेस एलोकेट करेगा कि भैया आपने ये वाले केसेस आपने डिस्पोज ऑफ करने हैं, ये वाले केसेस आपने डिस्पोज ऑफ करने हैं, तो वो सेशन जज डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग दी अदर एडिशनल सेशन जजेस। देन हमारे पास इसकी जो लास्ट सबसेक्शन है 8, वो कहती है कि सेशन जज अपने एब्सेंस में, यानी सेशन जज को कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, सेशन जज बीमार हो गया है, तो वो उस केस में पहले हमने देखा था कि हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर बताया है कि सेशन जज के पास में भी ये पावर है कि वो अपने एब्सेंस में किसी को डिप्यूट कर सकता है, यानी किसी एडिशनल सेशन जज को डिप्यूट कर सकता है किसी अर्जेंट एप्लीकेशन को अगर डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो या तो किसी एडिशनल सेशन जज को डिप्यूट करेगा, और अगर एडिशनल सेशन जज भी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी अपनी जगह पर डिप्यूट कर सकता है, और उस पर्टिकुलर केस के लिए या अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए या अर्जेंट केस के लिए जब वो पावर्स फंक्शन की जाएंगी किसी एडिशनल सेशन जज के द्वारा या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उनके पास वो पूरी पावर्स आ जाएंगी जो एक सेशन जज की पावर्स थी, और वो जुरिस्डिक्शन पूरा उनके अंडर आ जाएगा जो जुरिस्डिक्शन एक सेशन जज का था। ये हमारी सेक्शन 8 थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी सेक्शन 9 है, सेक्शन 8 में हमने कोर्ट ऑफ सेशंस को डिस्कस किया था। अब हम सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हमारी सीआरपीसी थी उसमें कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स को भी डिस्कस किया गया था, तो वो यहाँ पर हटा दिया गया है। सेक्शन 9 कहता है कि कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसमें जो हमारी सबसेक्शन 1 है वो कहती है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जितने भी मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है तो वो उतने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स को और एक सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कर सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट जब हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करती है उसके बाद वो स्पेसिफाई करती है कि हमें कितने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट करना है और कितने सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट करना है। अब यहाँ पर एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड, ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट कर सकती है, जिसको किसी पर्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट किया जाएगा या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए अपॉइंट किया जाएगा। सिमिलरली सबसेक्शन 2 कहती है कि वो जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश होंगी, यानी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो हम सेक्शन 9 में बात कर रहे हैं, तो वो जो कोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करेगा? उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। लाइकवाइज जैसे सेशन कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था। देन सबसेक्शन 3 कहती है कि हाई कोर्ट कभी भी चाहे तो वो एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर्स को कॉन्फर कर सकती है किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जो जुडिशियल सर्विस में होगा, यानी कि वो किसी सिविल कोर्ट का जज होगा, सिविल कोर्ट में वो जज है या फिर कोई जुडिशियल पर्सन है, उसके ऊपर वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर्स को कॉन्फर कर सकता है, यानी उस पर्सन को वो उसकी पावर्स दे सकती है। कौन? हाई कोर्ट। देन इसमें ये थी हमारी सेक्शन 9 जो कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को डील कर रही थी। देन हमारे पास सेक्शन 10 है जिसमें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात की गई है। तो सबसेक्शन 1 कहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाई कोर्ट जितने एक जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स होंगे उनमें से किसी एक को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देगी और उनमें से ही किसी एक को एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर देगी। ये सबसेक्शन 2 में बताया गया है। और जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास हैं इस संहिता के अंदर, और जैसे जैसे हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगी वैसे वैसे पावर्स भी उनके पास होंगी। देन सबसेक्शन 3 जो है वो कहती है कि किसी एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को वो एक सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकते हैं, यानी एक अगर सब डिवीज़न का चार्ज दे दिया जाए किसी एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को तो उसे सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा। देन सबसेक्शन 4 इसकी कहती है कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सीजेएम, जो हमारा मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास कंट्रोल रहता है सभी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स का या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट का, और उसका जनरल कंट्रोल तो उसका रहेगा ही, लेकिन ये जो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है इसको भी पावर दी गई है कि वो सुपरवाइज करे, यानी वो सुपरविजन कर सकता है जो बाकी के मैजिस्ट्रेट्स हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनके ऊपर वो सुपरवाइज करता है। यानी अगर हम इसकी हायरार्की की बात करें तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, ये हमारी सेक्शन 10 थी। देन सेक्शन 11 आती है जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रही है। जैसा हमने पहले कहा था कि किसी एक पर्सन को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब इसमें सबसेक्शन 1 कहती है कि हाई कोर्ट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे तो वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर्स को कॉन्फर करेगी किसी ऐसे पर्सन को कि जिसने कोई ऑफिस होल्ड करके रखा है गवर्नमेंट के अंदर,
तो उसको वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर्स को कन्फर कर देगी फॉर एनी पर्टिकुलर केस या फिर क्लास ऑफ पर्टिकुलर केस, यानी एक ही तरह के केस। जैसे मान लो एक्साइज कोर्ट है, एक्साइज कोर्ट में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बैठता है, तो वो एक क्लास ऑफ पर्टिकुलर केसेस है, यानी सिर्फ एक्साइज के रिलेटेड वो मैजिस्ट्रेट डील करेगा, तो वो स्पेशल मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। अब इसमें प्रोविजो है, वो कहता है कि ये जो पावर है, यानी ये जब आप पावर कॉन्फर कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को, तो वो उसको तब तक नहीं दी जाएगी कि अनलेस उसके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं, यानी उसके पास वो लीगल अफेयर्स की नॉलेज है, उसके पास वो एक्सपीरियंस है कि कैसे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर डील करेगा, तभी उसको वो पावर्स जो है वो कॉन्फर की जाएंगी। देन सबसेक्शन 2 है इसमें कि वो जो मैजिस्ट्रेट जिसको वो पावर्स कॉन्फर की जाएंगी उसे हम स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहेंगे, और वो अपॉइंट किया जाएगा एक टाइम में सिर्फ 1 साल के लिए। बाद में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एट अ टाइम उसको सिर्फ 1 ही साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। देन सेक्शन 12 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब हमने मैजिस्ट्रेट्स की बात तो कर ली कि कौन मैजिस्ट्रेट होगा, किस तरह का मैजिस्ट्रेट होगा, उसकी हायरार्की क्या है। अब हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन के बारे में कि उन मैजिस्ट्रेट्स की जुरिस्डिक्शन कितनी है, वो कहाँ कहाँ तक काम करेंगे। तो सबसेक्शन 1 कहती है कि जनरल कंट्रोल तो हाई कोर्ट का रहेगा ही, हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसका कहाँ कहाँ पर होगा, लेकिन इसमें बताया है कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा वो डिफाइन करेगा लोकल लिमिट्स, यानी जो उसके अंडर मैजिस्ट्रेट्स होंगे, यानी जो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गया या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हो गया या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट हो गया, अब वो कहाँ कहाँ तक अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं वो कौन डिफाइन करेगा, वो हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही डिफाइन करेगा। देन इसमें प्रोविजो है, प्रोवाइडेड में बताया गया है कि जो कोर्ट ऑफ स्पेशल मैजिस्ट्रेट जो हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी किसी एक पर्सन को पावर्स कॉन्फर करके फॉर क्लास ऑफ पर्टिकुलर केसेस, वो कहाँ पर अपनी सिटिंग को होल्ड करेगा, अपना जो उसका एरिया होगा, जो उसकी जुरिस्डिक्शन होगी उसके अंदर ही वो अपनी सिटिंग को होल्ड करेगा। यानी ये नहीं है कि एक मैजिस्ट्रेट उसका एरिया दूसरा है, वो दूसरी एरिया में अपनी कोर्ट इस्टेब्लिश करके बैठा है, जो उसका एरिया होगा उसी में वो अपनी सिटिंग्स को होल्ड करेगा। सबसेक्शन 2 कहती है कि हमने सबसेक्शन 1 में तो देखा कि ये इसकी इतनी जुरिस्डिक्शन होगी या जो सीजेएम होगा वो डिफाइन करेगा। सबसेक्शन 2 कहती है कि उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जो मैजिस्ट्रेट्स हैं इनकी जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड करती है, लेकिन अगर सीजेएम पर्टिकुलरली मेंशन कर देता है कि आपकी जुरिस्डिक्शन यहाँ तक है तो फिर वो उतनी है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सटेंड करती है। देन सेक्शन 13 सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेशन यानी उसकी हायरार्की क्या है, तो इनके ऊपर जनरल कंट्रोल रहता है सेशन जज का। सेशन जज के बाद में आ जाता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन वी हैव अदर मैजिस्ट्रेट, यानी देन वी हैव एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन वी हैव स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन वी हैव फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड देन वी हैव सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो यानी जनरल कंट्रोल सेशन जज का रहेगा, उसके बाद से चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड देन अदर मैजिस्ट्रेट्स। सबसेक्शन 2 कहती है कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा वो डिफाइन करेगा कि जो बाकी के मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको क्या बिजनेस एलोकेट किया जाएगा, यानी वो कौन कौन से केसेस डील करेंगे वो कौन डिफाइन करेगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिफाइन करेगा। जैसे सेशन जज डिफाइन कर रहा था, अदर जो एडिशनल सेशन जजेस थे और जो बाकी के असिस्टेंट सेशन जजेस थे उनका डिफाइन कर रहा था सेशन जज, लाइकवाइज यहाँ पर सीजेएम डिफाइन करेगा मैजिस्ट्रेट का जो बिजनेस क्या रहेगा, कि कौन कौन से केसेस उन्होंने डील करने हैं वो डिसाइड करेगा हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 13 हमारी थी। देन सेक्शन 14 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बात की गई है। हमने सेशन कोर्ट को डिस्कस कर लिया, हमने जुडिशियल कोर्ट्स को, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स हैं वो भी डिस्कस कर ली। अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी के मैजिस्ट्रेट्स आ जाते हैं जो हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स।
तो सबसेक्शन 1 कहती है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जितने चाहे उतने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कर सकती है और उन्हीं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देगी। और सबसेक्शन 2 कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकती है और इस संहिता के पर्पज़ के लिए उस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास वो सारी पावर्स रहेंगी जो पावर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास में थी। और सबसेक्शन 3 कहती है कि जब भी कभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस वैकेंट हो जाए तो उसमें जो नेक्स्ट ऑफिसर होगा जो उसके ऑफिस को टेम्परेरीली सक्सीड कर रहा है तो वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट परफॉर्म कर रहा था, बट पेंडिंग दी ऑर्डर्स ऑफ दी स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जैसे उसको डायरेक्शन देगी उस हिसाब से ही वो एक्ट करेगा, तो अदरवाइज उसके पास वो सारी पावर्स रहेंगी जो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पावर थी। देन इसकी सबसेक्शन 4 है। सबसेक्शन 4 कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कोई सब डिवीज़न का चार्ज दे देगा और उस सब डिवीज़न का चार्ज जिस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, यानी जो हमारा एसडीएम होता है। और सबसेक्शन 5 कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो सबसेक्शन 4 में हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न का चार्ज देके, सबसेक्शन 5 कहती है कि वो पावर स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। तो इस सबसेक्शन 5 के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो भी अपॉइंट कर सकता है एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एक सब डिवीज़न का चार्ज दे करके उसे अपॉइंट कर सकता है एज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। कौन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। क्यों, क्योंकि सबसेक्शन 5 में वो पावर स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्फर हुई है, यानी डेलीगेट हुई हैं किस पर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर। देन सबसेक्शन 6 कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं वो कॉन्फर कर सकता है, यानी जो पावर्स एक्सरसाइज कर रहा था एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो पावर स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी वो पावर्स दे सकती है एक कमिश्नर ऑफ पुलिस को। तो एक कमिश्नर ऑफ पुलिस भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की तरह एक्ट कर सकता है। ये हमारी सेक्शन 14 थी। देन वी हैव सेक्शन 15 जो कहती है कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जैसे हमने पीछे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को डिस्कस किया था, सिमिलरली यहाँ पर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। तो किसी एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या फिर किसी एक पुलिस ऑफिसर को जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से अबव का होगा उसको किसी क्लास ऑफ केसेस या फिर किसी पर्टिकुलर केस के लिए या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए अपॉइंट किया जाएगा और उसे हम कहेंगे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। देन सेक्शन 16 है हमारे पास, लोकल जुरिस्डिक्शन क्या रहेगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की। तो उसमें सबसेक्शन 1 कहती है कि जनरल कंट्रोल तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट जितना जितना डिफाइन करेगी उतनी उतनी उनकी जुरिस्डिक्शन रहेगी। लेकिन जनरल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिफाइन करेगा उनकी लोकल लिमिट्स को कि किसकी कितनी लोकल लिमिट है, कौन कहाँ तक अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहती है कि ये तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने डिफाइन किया, लेकिन अदरवाइज अगर हम जनरली बात करें तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं उनकी जो पावर्स हैं वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड होती है। ये था हमारा सेक्शन 16। देन वी हैव सेक्शन 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, यानी हायरार्की क्या रहेगी जो हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं उनकी। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देन वी हैव एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। और सबसेक्शन 2 कहती है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट
फ्रॉम टाइम टू टाइम बिजनेस एलोकेट करेगा उन बाकी वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 17 था। और देन वी हैव सेक्शन 18 जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। सीआरपीसी में ये सेक्शन 24 था, लेकिन हमारा बीएनएसएस में ये सेक्शन 18 है कि जहाँ पर डिफाइन किया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा और कैसे होगा और कौन अपॉइंट करेगा। तो 1 बाय 1 हम इसकी सबसेक्शंस को डील करते हैं। सबसेक्शन 1 कहती है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके हाई कोर्ट के लिए, यानी जो हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा उसको वो अपॉइंट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसके साथ कंसल्ट करके? हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके। इसमें प्रोवाइडेड बताया है, ये चीज़ न्यू ऐड हुई है कि जो हमारी एनसीटी है दिल्ली, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, किसको हम अपॉइंट करें। देन सबसेक्शन 2 कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अब वहाँ पर हम हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, सबसेक्शन 2 में डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया के लिए कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए या किसी लोकल एरिया के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है। सबसेक्शन 3 में कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको अपॉइंट कर सकती है। और प्रोविजो है इसमें, प्रोवाइडेड में कहा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, वो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है। देन सबसेक्शन 4 जो है वो कहती है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा वो सेशन जज के साथ कंसल्ट करेगा और सेशन जज के साथ कंसल्ट करके एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, यानी एक पैनल प्रिपेयर करेगा कि कौन कौन पर्सन है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने चाहिए, यानी जो उसकी नज़र में फिट हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4। और अब सबसेक्शन 5 में बताया है कि सिर्फ वही पर्सन अपॉइंट होंगे एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एज एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनका नाम उस पैनल में होगा जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने प्रिपेयर की है। सबसेक्शन 6 है जो हमारी सेक्शन 18 की, वो इससे थोड़ी सी हटकर बात करती है। वो कहती है कि अगर किसी स्टेट के अंदर कोई रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो उस केस में वो जो अपॉइंटमेंट होगा किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का या फिर किसी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, तो वो उस रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन में से होगा, ना कि वो पैनल जो डीएम ने बनाया था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में होगा, ना कि उससे होगा। अब प्रोविजो में बताया है कि अगर उस रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स में कोई सूटेबल पर्सन नहीं है या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो फिट है टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देन उस केस में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पैनल बनाया था फिर वहाँ से उस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशंस में 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिफाइन की हैं जो अभी हम डिस्कस की। पहला तो रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या है और दूसरा प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या है। तो रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर वो हो गया कि जहाँ पर एक पोस्ट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम की एक पोस्ट क्रिएट की गई है, और या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर था और अब उसको प्रमोशन मिला है, अब वो प्रमोट हो करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन रहा है, ये हो गया हमारा रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या हो गया कि कोई भी ऐसा पर्सन जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है किसके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, इस संहिता के अंदर। देन इसकी जो सबसेक्शन 7 है वो कहती है कि जो हमने अभी अपॉइंटमेंट की बात की कि उस पर्सन को हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देंगे, उस पर्सन को हम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देंगे, तो वो पर्सन तभी बन पाएगा अगर उसके पास मिनिमम 7 years ऑफ प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होगा।
ये सब सेक्शन 7 कहती थी। देन हमारे पास सब सेक्शन 8 है जो कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट वो किसी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या फिर किसी एक पर्सन को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकती है। वो किसी पर्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट कर सकती है, या तो वो फिर किसी क्लास ऑफ पर्टिकुलर, यानी मान लो किसी एक पर्सन को यूएपीए के केसेस में या एनआईए के केसेस में उसको अपॉइंट कर दिया गया, तो वो हो गया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस है, यानी जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 7 इयर्स का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस चाहिए था, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस होना चाहिए। अब प्रोवाइडेड में बताया गया है कि विक्टिम के पास में भी ये राइट है कि वो अपनी मर्जी का कोई भी एडवोकेट चूज कर सकता है, लेकिन वो जो एडवोकेट उसने सेलेक्ट किया है वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन को असिस्ट कर सकता है। देन सबसेक्शन 9 है इसमें कि जो हमने 7 और 8 में पढ़ा, यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर 7 साल का एक्सपीरियंस लेकर के अपॉइंट हो रहे हैं, और 8 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनके लिए 10 साल चाहिए, उसके लिए बताया है कि वो जो पीरियड है 7 साल का या 10 साल का वो कैसे काउंट होगा। या तो वो एडवोकेट होना चाहिए और उसने 7 साल प्रैक्टिस की है, या फिर उस पर्सन ने सर्विसेज रेंडर की हैं एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एज एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एज हमारा जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तो उस हिसाब से उनका जो टाइम पीरियड है वो काउंट होगा, और वो ये माना जाएगा कि उनकी वो जो सर्विसेज जो उन्होंने वहाँ पर रेंडर की है वो ऐसे मानी जाएगी कि उस टाइम में वो एक एडवोकेट था और वो इन प्रैक्टिस था। ये हमारी सेक्शन 18 थी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को डील करती थी। देन वी हैव सेक्शन 19 जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो प्रोसिक्यूशन को चलाएंगे, यानी जो प्रोसिक्यूट करेंगे कहाँ पर, इन द कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। जो हमने 18 में बात की थी वो हमने हाई कोर्ट की बात की थी, वो हमने डिस्ट्रिक्ट्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट की बात की गई है कि जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो पर्सन अपॉइंट होगा वो कहलाएगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सबसेक्शन 2 कहती है सिमिलरली जैसे 1 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी, सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। इसी तरह सबसेक्शन 3 कहती है कि अगर कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा वो अपॉइंट करेगा किसी पर्सन को एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडेड में बताया है कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी को अपॉइंट करेगा या फिर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है, तो अगर वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है, यानी उसने वो वाला केस जो एक्यूज्ड जो पर्सन है उसके केस में जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया होगा, उस पुलिस ऑफिसर को उस केस के लिए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जा सकता। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है, उसे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जा सकता। यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर किसी पुलिस ऑफिसर को बनाया जाए तो वो इंस्पेक्टर के रैंक से अबव होना चाहिए और उसने इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा नहीं लिया होना चाहिए। ये थी हमारी सेक्शन 19। अब आते हैं हम जो हमारी लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर 2 की, सेक्शन 20 जो कहता है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस की गई हैं। जैसे सब सेक्शन 1 कहता है कि एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा एक स्टेट के अंदर, ठीक है, और उस स्टेट में जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसमें एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, और एज मेनी एडिशनल डायरेक्टर्स जो हम डिप्टी डायरेक्टर्स हम कह सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन।
और इसमें एक और चीज़ ऐड हुई है कि डिस्ट्रिक्ट में भी एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, जिसमें एक डिप्यूटी डायरेक्टर होगा और एज मेनी एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी होंगे। और सबसेक्शन 2 कहती है एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उन डिप्टी डायरेक्टर्स की या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स की या डायरेक्टर की। तो जब हम बात करेंगे डायरेक्टर की या डिप्यूटी डायरेक्टर की, उसके लिए है कि आपका मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का, या फिर आप सेशन जज होने चाहिए। और अगर हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो आपका मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर आप मैजिस्ट्रेट होने चाहिए। और सबसेक्शन 3 कहती है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसको हेड कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा एक स्टेट के अंदर, और वो जो डायरेक्टर होगा वो अंडर होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट वो काम करेंगे। और सबसेक्शन 4 कहती है कि जो सबऑर्डिनेशन अगर हम बात करें, हायरार्की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब होम डिपार्टमेंट, उसके नीचे आ गया हमारा डायरेक्टर, उसके नीचे आ गया हमारा डिप्यूटी डायरेक्टर, उसके नीचे आ गया हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर। सबसेक्शन 5 कहती है कि जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, वो सभी के सभी डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे। सिमिलरली सबसेक्शन 6 कहती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे 5 में वो डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट थे, तो सबसेक्शन 6 में वो डिप्यूटी डायरेक्टर के और असिस्टेंट डायरेक्टर के भी सबऑर्डिनेट होंगे। सबसेक्शन 7 कहती है कि जो डायरेक्टर के पावर्स और फंक्शंस क्या रहेंगे। अब जो डायरेक्टर रहेगा उसके पावर्स और फंक्शंस की अगर बात की जाए तो वो मॉनिटर करेगा वो वाले केसेस को कि जिनके ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 10 साल से ज़्यादा है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर डेथ है, तो उस केस में वो मॉनिटर करेगा और वो अपनी ओपिनियन देगा कि किसी केस की अपील फाइल करनी चाहिए या नहीं फाइल करनी चाहिए। सिमिलरली सबसेक्शन 9 कहती है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर सबसेक्शन 8 कहती है कि जो डिप्यूटी डायरेक्टर रहेगा उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या रहेंगे। सबसे पहला फंक्शन तो ये बताया है कि जो चार्जशीट जो फ्रेम होती है, या फिर हम कहेंगे जो पुलिस रिपोर्ट बनती है, तो उस पुलिस रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करेगा डिप्यूटी डायरेक्टर के वो पुलिस रिपोर्ट सही बनी है, अच्छे से बनी है या नहीं बनी है, वो स्क्रूटनाइज करेगा। और दूसरा ये भी मॉनिटर करेगा उन केसेस को कि जिनकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है और 10 साल से कम है, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा वालों को डायरेक्टर मॉनिटर कर रहा है। और सिमिलरली सबसेक्शन 9 कहती है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा उसके पावर्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वो मॉनिटर करेगा वो वाले केसेस को कि जिनकी पनिशमेंट 7 साल से कम है। और सबसेक्शन 10 कहती है कि जो हमने 7, 8 और 9 में पावर्स एंड फंक्शंस देखे, ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर और एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं इनकी इस संहिता के अंदर, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी उन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सिमिलरली सबसेक्शन 11 कहती है कि इसके अलावा और भी जो पावर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगी कि ये पावर्स डायरेक्टर की हैं, ये पावर्स डिप्यूटी डायरेक्टर की हैं, या फिर ये पावर्स असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं, वो भी प्रिस्क्राइब कर सकती हैं और वो पावर्स भी इनकी होंगी। और लास्ट जो इसकी सबसेक्शन है, सबसेक्शन 12, जो कहती है कि ये जो प्रोविज़न हमने पढ़े यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर, तो ये एडवोकेट जनरल पर लागू नहीं होते जब वो एक्ट कर रहा होगा एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी जो हमने 18 में पढ़ा, सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 19 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 20 में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन पढ़ा, तो ये सारे प्रोविज़न एडवोकेट जनरल पर लागू नहीं होंगे। एडवोकेट जनरल जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे स्टेट के, जब वो एक्ट कर रहा होगा एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर तब भी ये प्रोविज़न उस पर लागू नहीं होते। ये था हमारा चैप्टर 2 ऑफ दी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट और जुडिशल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड उसके बाद में प्रोसिक्यूशन का जो भी डायरेक्टरेट हमने पढ़ा, आई होप आपको हर एक प्रोविज़न बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप एक कमेंट ज़रूर करें, और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई में उसका आंसर दे दूँगा। और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, इस पर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम अगली वीडियो में जो चैप्टर 3 है उसे डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।